हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन का टॉपिक, हायर एजुकेशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम दिसंबर जून का उठा करके देख लें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ वो है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। ठीक है, ये दोनों ही आज हम कर लेंगे और स्किल बेस्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है। एन एजुकेशनल प्रोसेस और प्रोग्राम दैट डेवलप्स इंडिविजुअल टू एक्वायर स्पेशल कम्पिटेंसीज फॉर द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब है कि एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस या प्रोग्राम जहाँ पे हम कुछ स्पेशल कम्पिटेंसीज हमें मिल रही हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड। अगर हम प्रोफेशन के बारे में देखें तो अगर आप कोई भी प्रोफेशन लेना चाहते हैं, जैसे आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम एलएलबी की एजुकेशन को देखें तो उस तरीके से उस पर्सन को तैयार किया जाता है। ठीक है ना, कि उसके हिसाब से अगर हम डॉक्टर का देख लें तो डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है पूरी अच्छे से कि वो बाद में फील्ड में जाए तो उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ग्रेजुएट्स बाय यूनिवर्सिटी फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन होते हैं, जैसे आर्किविस्ट हो गए हमारे, हम कह सकते हैं जिन्हें कहते हैं हम पूरा लेखपाल, यानी कि जो पुरानी तत्व वो होते हैं ना, जैसे पुरानी बुक्स हैं या पुरानी चीज़ें हैं उनको रखते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियंस हो गए जैसे, तो उसके लिए अलग से डिप्लोमा कोर्स होता है। हमारा टीचर्स हो गया जैसे, तो उसके लिए एक स्पेशल आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है। जैसे अब हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो के लिए हमें पहले नेट जीआरएफ करना पड़ता है, फिर उसके बाद पीएचडी करना पड़ता है। ठीक है, नर्सिस के कोर्सेज़ का अलग चलता है। ठीक है, डिप्लोमा होता है इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, इस तरीके से। ठीक है, दैट सेवरल डिसिप्लिन इन विच प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया आर ऑफर्ड इंक्लूड कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए, मेडिकल, फार्मेसी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, टीचिंग, एकेडमिक कोर्सेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लॉ कोर्सेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर हम देखें। ठीक है, सो जो अभी तक हमने किया वो काफ़ी आसान पार्ट था। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट ये जो पार्ट है हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, कैसे प्रोफेशनल एजुकेशन आई और अब किस स्टेज पे है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और हम देखें तो पहले क्या होता था, हमारे 4 ही वर्ग थे, यानी कि इंडिया के अंदर पहले ऐसे होता था कि 4 क्लासेस थी। पहली हमारी होती थी ब्राह्मणा, फिर होती थी हमारे क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। बट जब ब्रिटिश आए हमारे यहाँ कंट्री में तो ये चीज़ें चेंज हुई। तो इस पीरियड को, पूरे ईरा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पीरियड है हमारा 1800 से 1857, सेकेंड पीरियड है 1857 से 1902, फिर उसके बाद थर्ड पीरियड है 1902 से 1950 एंड फोर्थ पीरियड है हमारा 1950 से अब तक का। ओके, सो फर्स्ट पीरियड अगर हम देखें तो वो हमारा कब किससे इन्फ्लुएंस था ज़्यादा, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से। उनको क्या चाहिए थे, यहाँ पे लोअर ग्रेड एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, जैसे क्लर्क हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए। जो बड़े पोस्ट पे होते थे ना वो मोस्टली रिक्रूट करते थे ब्रिटेन के कॉपर हिल कॉलेज में से। ठीक है, और फॉरमैन और आर्टिफिशियर्स वगैरह भी वो वहीं से ले आते थे। बट जो लोअर ग्रेड्स के आर्ट क्राफ्ट्समैन हो गए या आर्टिसंस हो गए या फिर सब ओवरसीजर्स हो गए, ये सब रिक्रूट करते थे। वो लोकली चाहते थे कि यहीं से हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्किल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो वो ये सोचते थे कि यहीं से ही हमें ऐसे प्रोफेशनल मिल जाए यहीं से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन को लाया, प्रोफेशनल एजुकेशन को वो यहाँ पर ले कर के आए, ताकि हमें एक तो ये कि वो मतलब एक तो ये होता था कि वहाँ से अगर लेकर के आते थे तो हाई पे देनी पड़ती थी, जो उन्हें बहुत महंगा पड़ता था एक लोअर ग्रेड के लिए। दूसरा, यहाँ के लोग जो हैं वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती थी उनके साथ, क्योंकि लोअर ग्रेड पे जो काम करेगा उसको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा और अपर ग्रेड वालों से भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो वो लैंग्वेज की इशू आता था। तो वो ये चाहते थे कि यहाँ के लोग इंग्लिश को सीखें, समझें और थोड़ा हमारा काम कल्चर सीखें। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के आए, अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ लेकर आए। ठीक है, द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। पहला कॉलेज कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में 1847 में, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की। ओके,
उसके बाद आया हमारा सेकेंड पीरियड, जो कि रहा हमारा 1857 से 1902 तक. दिस पीरियड इज़ कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाउ इंग्लिश नीड्स वेल ट्रेन्ड, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड इंडियंस ऑफिशियल हु माइट conduct efficiently to the work of administration and organization under British officials in various government department. अब क्या चाहते थे वो, क्योंकि देखो जब वो नया नया लेकर के आए, लोअर ग्रेड के लेकर के आए, तो अब वो चाहते थे कि यहाँ पे उन्हें वेल ट्रेंड, एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड इंडियन ऑफिशियल्स मिल जाए ताकि उनका खर्चा कम हो. ठीक है. इन 1857 द 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड हुई हमारी, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में. सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे लॉ भी था वहाँ पे, मेडिसिन भी था, इंजीनियरिंग भी थी और एग्रीकल्चर साइंस भी था. ठीक है. कॉमर्स एंड टेक्निकल एजुकेशन वर इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल टीचर्स वर अपॉइंटेड टू टीच सच सब्जेक्ट्स. ठीक है. सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज इन दिस सब्जेक्ट्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड. ठीक है. तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती थी, उन्हें डिग्री दी जाती थी उन पीरियड्स में. ठीक है. ताकि यहाँ पे ही डॉक्टर्स भी आ जाए. अब वहाँ से लोग आएंगे, वहाँ से एम्प्लॉय करेंगे, तो कोई बीमार हो गया तो क्या यहाँ के वैद्य से वो काम करवाएंगे? नहीं ना. तो जब उन्हें नीड महसूस हुई इन चीज़ों की, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडियंस को ही यहाँ पे एजुकेट किया जाए इन चीज़ों के लिए, ताकि हमें कम पे करना पड़े. ठीक है. अब आ गया थर्ड पीरियड. 1903 से लेकर के 1950 तक ये पीरियड रहा हमारा. दिस पीरियड हैज़ ए यूनिक इम्पॉर्टेंस इन द स्फेयर ऑफ इंडियन वोकेशनल एजुकेशन. काफ़ी इम्पॉर्टेंस रही इस पीरियड की इंडियन वोकेशनल एजुकेशन में. विद द ग्रोथ ऑफ political awakening in India, which increased the urgency of the demand of revolutionary change in the sphere of education. ठीक है. इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 एंड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आर द मेन रिफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अब देखो क्या हुआ कि जो पर्सन्स थे यहाँ के, वो अवेक हुए. काफ़ी पर्सन इस टाइम पे क्या होते थे, इंग्लैंड जा कर के लॉ की पढ़ाई करके आए, जैसे महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे. तो उन्होंने वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखा, एजुकेशन सिस्टम देखा, तो वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट हुई कि यहाँ भी इस तरीके का सिस्टम अपनाया कर जाए. ठीक है ना, रिफॉर्म्स की जाए. तो यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में और एक एक्ट बना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ से पढ़ कर के आ रहे थे. ठीक है. तो लॉर्ड कर्जन ने फील्ड ऑफ एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए, मेन रिफॉर्म्स किए. ठीक है. ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा. ठीक है. प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन. तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज थे उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे इंडस्ट्रियल और वोकेशनल एजुकेशन में. ए प्रोविज़न फॉर सेंडिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू अब्रॉड, इंग्लैंड, अमेरिका एंड जापान फॉर थोरो स्टडी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन दीज कंट्रीज़. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोविज़न और भी बना कि यहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लैंड, अमेरिका या जापान जाएंगे पढ़ने के लिए. यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, और भी काफ़ी मॉडर्न आर्ट हैं, ये सब चीज़ें वोकेशनल एजुकेशन. ओके. नेक्स्ट आया हमारा पीरियड, फोर्थ पीरियड 1950 से लेकर के अब तक का. ठीक है. इन 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द प्लानिंग कमीशन to prepare a blueprint for the development of different aspects of life including education. Thereafter successive plan usually on the 5-year basis were drawn and implemented. अगर हम मेनली देखें ना, तो हमारा जो 4th 5-year प्लान था ना, वो एजुकेशन के ऊपर था. जो 4th 5-year प्लान हमारा आया, क्योंकि देखो 5-year प्लान से बनाए जा रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद हर एक चीज़ के लिए. तो कहीं ना कहीं हर प्लान में तो एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ था, बट 4th प्लान जो था वो कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया एजुकेशन के ऊपर. ठीक है. द मेन गोल ऑफ दीज प्लान्स वर टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, की सभी को शिक्षा प्राप्त हो, जो आरंभिक शिक्षा है. टू इरेडिकेट इलिटरेसी, की इलिटरेसी ख़त्म हो जाए. टू एस्टेब्लिश वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो. टू अपग्रेड स्टैंडर्ड्स एंड मॉडर्नाइज ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टेक्निकल, साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ऑन मॉरलिटी एंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल्स एंड वर्क. ठीक है. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ हायर क्वालिटी एजुकेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए कंट्री, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले हर ज़िले में कंट्री के. ठीक है. हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के. और टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया. अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, द साइंटिफिक
personnel have been increasing since 1950। अगर हम देखें इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो साइंटिफिक पर्सनल है उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है अब तक देखें तो। एडिक्वेट स्टेप्स आर बीन टेकन टू इनकरेज साइंस एजुकेशन बोथ एट सेकेंडरी एंड हायर लेवल इंक्लूडिंग रिसर्च। तो देखा जाए तो काफ़ी एडिक्वेट स्टेप्स लिए गए हैं इनकरेज करने के लिए साइंस एजुकेशन को भी, ठीक है, चाहे सेकेंडरी लेवल पे चाहे हायर लेवल पे। ओके, Since 1950, the facilities for agriculture and veterinary education have increased appreciatively and various new agriculture and veterinary college are established। अगर हम 1950 से देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर है यानी कृषि एजुकेशन है और जो हमारा पशु चिकित्सक एजुकेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। थ्रू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैज़ बीन टेकन सिंस 1950। अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो भी 1950 से बहुत हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे। येट देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वाज इंक्रीज्ड, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम फैसिलिटीज़ हैव आल्सो बीन इनलार्ज्ड फॉर द मिडल लेवल पर्सनल सच इज़ नर्स, मिडवाइव्स, हेल्थ विजिटर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इन फील्ड में हमने काम किया है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस तरह के डिप्लोमा करा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अबव मेंशन कोर्सेज द स्पेशल अटेंशन वाज आल्सो ड्रॉन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किए, काफ़ी कॉलेजेस मैनेजमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स of India has given special emphasis on education and manpower, that is fourth 5 year plan जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम which was dominant in the middle of 20th century in India is indicative of which one of the following aspects। तो ब्रेन ड्रेन होता क्या है, जैसे कुछ स्पेशल माइंड्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनोवेशंस करते हैं या जिनका एक अच्छा माइंड है हमारा यहाँ का, ठीक है, वो क्या हो रहा है यहाँ से विदेशों में जा रहा है और वहाँ वर्क कर रहे हैं। अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इंडिया के हैं ना वो विदेशों में अभी काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। तो यहाँ से जो पढ़ के वो फिर विदेशों में वर्क कर रहे हैं, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो उसके एस्पेक्ट्स हमें बताने, लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर एडवांस स्टडी एंड रिसर्च इन इंडिया, तो ये है बिल्कुल यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है। द कैपेसिटीज़ ऑफ डेवलप्ड नेशन टू बाय द टैलेंट एट ए प्राइस बियॉन्ड द मीन्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, बिल्कुल, क्योंकि डेवलप्ड जो नेशन है उनके पास कैपेसिटी है कि वो टैलेंट को बाय कर सकें, अच्छा प्राइस दे सकें उनका, ठीक है। थर्ड है हमारा इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसर्च, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो प्रोफेशनल्स अगर कोई डिग्री ले रहा है तो उसके लिए तो कस्टमर ही बढ़ रहे हैं ना। और दूसरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसर्च तो है नहीं, ओवर यूटिलाइजेशन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ ही करेक्ट होगा, 1 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल एजुकेशन। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में देखें तो कंट्रीब्यूट्स कर रही है मेजर टू ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, ओके। और अगर हम देखें तो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो वेरियस लेवल पे है, जैसे क्राफ्टमैनशिप का एक डिप्लोमा होता है हमारा, बाकी हमारी जो डिग्रीज़ होती हैं इंजीनियरिंग की, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च होते हैं स्पेशलाइज फील्ड में, जो कैटरिंग कर रहे हैं टू एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर रिसर्च फील्ड में हम करते हैं, मतलब कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा ही होगा। मान लो कोई इंडिया के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं जो कि दूसरे देशों में नहीं है तो ऑब्वियसली इंडिया का इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी laid the foundation of technological civilization and gave rise to new system of learning process which is known as technical education, okay। क्योंकि 18th सेंचुरी के बाद ही अगर हम देखें तो फाउंडेशन हुआ टेक्निकल सिविलाइजेशन का यहाँ पे और एक राइज हुआ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले बाहर से बन करके आती थी अब इंडिया खुद बनाने लगा, ठीक है। द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम ब्रॉट
आउट द कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग का कंसेप्ट है वो भी कहाँ से आया, हमारे टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। द फाउंडेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज़ लेड इन इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज इन यूरोप। जैसे यूरोप में टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में भी स्टार्ट हुई थी, बट जो ग्रोथ थी वो स्टंट हो गई। तब तक वो स्टंट रही जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जब ब्रिटिश राज करने लगे तो यहाँ पे टेक्निकल जो एजुकेशन है वो स्टंट हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया ना ज़्यादा, ठीक है। In 1794, the English trader established a survey school in Madras to train Indian personnel in modern land survey and to assist the British surveyor, ठीक है। ज़्यादातर उन्होंने जो भी मतलब काम किए ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करने के लिए किए। In 1842, an industrial school was established at Gunde, Chennai, which was attached to the gun carriage factory, Chennai, ठीक है। Another school was established in Pune 1854 for training overseas students, okay। तो सब उन्होंने इंडिया वालों स्टूडेंट्स की बजाय अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड वेरियस पॉलिसीज एंड टुक various initiatives to promote technical education. The formation of All India Council for Technical Education AICTE, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सब चीज़ें, ठीक है। वो फर्स्ट इनिशिएटिव था इंडियन गवर्नमेंट का इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि AICTE जो है एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो सब ये देखती है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, जो पहले नवंबर 1945 तक 5 को बनी थी और एक एडवाइजरी बॉडी की तरह बनी थी। बाद में ये 1987 में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन गई, ओके। अब स्कीम्स देखते हैं हम टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। तो पहली है हमारी नेशनल स्कीम फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। द नेशनल स्कीम फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू 4 रीजनल बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिकल, जैसे हमारे मुंबई है, कानपुर है, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। और जो स्कीम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स हो गए जैसे टेक्नीशियंस हैं, या फिर 12th के बाद जो वोकेशनल पास आउट्स हैं, इन अबाउट 10,000 इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एज पर द पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस laid out by the Central Apprenticeship Council, which is the apex statutory body constituted under the Apprentices Act 1961। तो CAC जो है वो apex body है इसके लिए, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम देखें तो 10,000 इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर आप कोई 12th वोकेशनली कहीं से पास आउट हैं, या डिप्लोमा होल्डर हैं, टेक्नीशियंस हैं, या फिर कोई ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग बहुत मतलब अच्छी होती है, क्योंकि देखो आपको वो सब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलता है जहाँ आप फर्दर अपनी जॉब के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग काफ़ी कारगर साबित होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, ठीक है। द 4 रीजनल्स BOAT, ये वही हमारा है, ये बोर्ड रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिकल BOAT और BOPT, विच आर फुल्ली फंडेड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है ये MHRD के, ठीक है, हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है हमारा 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। तो ये अमेंड होता रहता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो आपको जो सैलरी होती है या आपका अप्रेंटिसशिप है वो आप खुद मतलब जो जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे वो देते हैं हाफ, और हाफ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है जो आपका स्टाइफन होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग, ठीक है, to provide enhanced quality engineering education in the country by developing curriculum based video courses। तो curriculum based जो video courses हैं वो बनाए गए एटलीस्ट 100 हैं, web based courses हैं एटलीस्ट 115 to be prepared by the 7 IITs, ठीक है। जो 7 IITs हैं उनके द्वारा बॉम्बे जो कि है, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, और IISc जो हमारा बेंगलोर में है उनके द्वारा, और उनका टोटल आउटले है 20.47 करोड़, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी INDEST AICTE कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम का मतलब एक तरीके से एसोसिएशन को ही हम कहते हैं, ठीक है। कोई भी डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक एसोसिएशन जो होता है वो कंसोर्टियम कहलाता है। द MHRD जो है सेटअप इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। द मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स फंड for access to electronic resources and database to centrally funded institution। तो जो भी यहाँ पे फंड है वो हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जा रहे हैं एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज और जो भी डाटाबेस हैं, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ द कंसोर्टिया बेस्ड सब्सक्रिप्शन टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द ओपन एंडेड प्रपोजिशन। तो यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं वो एक्सटेंड किए जाएंगे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे इस कंसोर्टियम में, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर गेटिंग एक्सेस टू सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, जैसे विद द सपोर्ट फ्रॉम द AICTE नंबर ऑफ अदर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द कंसोर्टियम ऑन देयर ओन, ठीक है। यानी कि जितने भी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ना AICTE अप्रूव्ड, वो सब यहाँ पे एक्सेस मिलेगा उनको, सभी को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। मैकेनिज्म इज़ इन प्लेस वेयर इन these consortium take advantage of collective bargaining and passes on the benefit of e-journals to subscribing members, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबिंग मेंबर्स हैं वो क्या होगा, एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी और वो एक दूसरे का ई-जर्नल्स का भी बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NPEEE यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एजुकेशन। गुजरात में जो 2001 में अर्थक्वेक आया, उड़ीसा में जो साइक्लोन आया हमारा 2000 में, एक comprehensive national program on earthquake engineering was launched by the MHRD in 2003 with the 7 IITs and IIC Bangalore as a resource institute, ठीक है। IIT कानपुर इज़ द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक्स एंड स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हैविंग रिलेटेड एकेडमिक डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दीज आर गवर्नमेंट फंडेड और प्राइवेटली फंडेड। तो सभी के लिए ये ओपन है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NPEEE आर टू ट्रेन द टीचर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक्स एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स, ताकि उनको ट्रेन किया जाए तो जो टीचर्स हैं इन कॉलेजेस के, और टू डेवलप ए सुटेबल करिकुलम, और एक सुटेबल करिकुलम बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेटिंग अप 20 न्यू IITs, ठीक है। तो 20 न्यू IITs जो हैं वो बनाए जाएँ, ये हमारा टारगेट है। टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन IT इंडस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक IT मार्केट, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया intends to establish 20 Indian Institute of Information Technology and on a for profit पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, नॉन फॉर प्रॉफिट हो। दीज पार्टनर इज सेटिंग अप द IITs वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर इन ईच IIT विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड द इंडस्ट्री, ठीक है ना। यानी कि मतलब हर एक में क्या होगा, पार्टनर होंगे, ठीक है ना। जो MHRD होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी और कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। ए मेजर ऑब्जेक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग IITs इज टू सेट अप ए मॉडल ऑफ एजुकेशन विच कैन प्रोड्यूस बेस्ट इन क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज इन IT एंड हार्नेसिंग द मल्टी डायमेंशनल फेसेट्स ऑफ IT इन वेरियस डोमेन्स, ठीक है। While the number of students produced by the IITs would be small and the impact they create would be greater, ठीक है। ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कम बाहर निकल कर आएँ, बट उनका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा हो, ठीक है। यही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम इन चीज़ों में मल्टी डायमेंशनली देख सकें, कहीं कहीं से जो डोमेन्स हैं स्टडी के वहाँ पढ़ सकें, ठीक है, टेक्नोलॉजी के, ओके। Direct admission of students abroad. This scheme of MHRD is aimed at helping seekers of global technical education become a part of the high quality technical education provided at Indian institutions.
MHRD ये कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे एक क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन मिले, ठीक है। और उसके लिए और वो ये चाहते हैं कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पढ़ने आए। द स्कीम मेनली एम्ड एट सीकिंग एडमिशन्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वाज started in 2001 and since then it has offered admission to scores the undergraduate students in NITs and IITs and other premium technical institutions in the country, ठीक है। तो 2001 से ये प्रोग्राम चल रहा है और जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अभी तो, ठीक है, उनको ऑफ़र किया जा रहा है एडमिशन के लिए NITs में, IITs में और जो भी प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर। द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू NRIs, POIs, PIOs as well as फॉरेन नेशनल्स। तो NRIs हमारे नॉन रेजिडेंट्स इंडियन हो गए और PIOs होते हैं हमारे जो इंडियन ओरिजिन के, मतलब पाकिस्तान के टाइम के जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। एज वेल एज़ फॉरेन नेशनल में जो रहते हैं उन सब के लिए यहाँ पे स्टडी के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो यहाँ पे रहकर पढ़ें, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन फ्रंटियर्स एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज एक्सपेक्टेड to be collaborative activity between a team of high quality researchers and the institution and researcher or researcher users in several companies or organization on new and emerging technology, multidisciplinary and transactional research relevant to national development goals, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ताकि रिसर्च की जा सके डिफरेंट एरियाज़ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांजैक्शनल रिसर्च रिलेवेंट टॉपिक्स, ठीक है। और हमारा जो नेशनल का डेवलपमेंट गोल है उससे रिलेटेड। अब उसमें आ जाता है हमारा इम्प्रिंट, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी इम्प्रिंट के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। इम्प्रिंट की जो फुल फॉर्म है वो है इम्पैक्टिव रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक फ्लैगशिप नेशनल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लॉन्च किया गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑन November 5, 2015 को। एम्स एट एड्रेसिंग एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द मोस्ट रिलेवेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन बाय translating knowledge into viable technology in selected technology domains to enable, empower and embolden the nation for inclusive ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। यानी कि अब जो इंडिया है ना, वो चाहता है कि वो एक सेल्फ रिलायंट बने, खुद से टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें बनाए और जो भी ये इम्प्रिंट जो है वो काम करेगा रिसर्च वर्क में, और जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं टेक्नोलॉजी सेक्शंस में वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है तो उनको रिजॉल्व करने में काम करेगा, ठीक है ना। इट इज़ द पैन IITs एंड ISC जॉइंट इनिशिएटिव है ये टू डेवलप ए रोड मैप फॉर रिसर्च, ठीक है। ये रोड मैप तैयार करेंगे रिसर्च का। IIT कानपुर इज़ अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ इस इनिशिएटिव। तो ज़्यादातर आप देखो IIT कानपुर ही हमारे जो हैं किसी भी इनिशिएटिव का कोऑर्डिनेटर रहे हैं। द डोमेन एरिया आइडेंटिफाइड फॉर द फोकस ऑफ इम्प्रिंट इनिशिएटिव आर हेल्थ केयर हो गया, जैसे एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर में काम करें, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर सिस्टम हो गया, एडवांस मटेरियल हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन सब एरियाज़ में रिसर्चेज हों और उनको स्पॉन्सर किया जाए, उनको फंड किया जाए, ये सब काम जो होगा वो इम्प्रिंट के द्वारा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उच्चतर आविष्कार योजना, ठीक है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनाउंस इन द IIT काउंसिल मीटिंग ऑन 6 अक्टूबर 2015 एंड एनुअल इन्वेस्टमेंट की जाएगी हमारी 250 करोड़ की, यानी 250 करोड़, ठीक है। विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन ऑफ ए हायर एजुकेशन दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द नीड ऑफ इंडस्ट्री, thereby improves the competitive edge of Indian manufacturing, okay. The project should have collaboration between the academia and industry within or outside the India, ठीक है। collaboration होगा academia और industry का, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर के लोग,
The overall investment would be limited to 250 crore each year. The funding pattern of the project selected would be 25% by the MHFD. ठीक है, IIT मद्रास इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे जो रहेंगे हमारे IIT मद्रास रहेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इनिशिएटिव। और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू प्रमोट इनोवेशन इन द एरियाज दैट इज़ डायरेक्टली फॉर द रिलीवेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो रिलीवेंस है वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, आविष्कार करना है, तो आविष्कार योजना है ना ये। द स्पर इनोवेटिव माइंड सेट इन द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी इन प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। तो एक इनोवेटिव माइंडसेट बनाना है स्टूडेंट्स का और फैकल्टी का। ठीक है, जो हमारे प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि 7 IITs हैं, एक हमारा IISc है। ठीक है, टू ब्रिंग ए कोऑर्डिनेट एक्शन बिटवीन एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। देखो, जो एकेडमिक है और इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ही फंड करेंगी फर्दर। वो ही चाहती हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आए जिसका यूज़ करके वो अपना बिजनेस बढ़ाएं। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री ही फंड देगी फिर उनको। ठीक है, द स्ट्रेंथन द लेबोरेटरीज एंड रिसर्च फैसिलिटी इन द प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन टू हैव आउटकम बेस्ड रिसर्च फंडिंग। ठीक है, अब कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, स्कॉलरशिप इज़ अवॉर्डेड टू द फुल टाइम गेट GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो होते हैं एडमिशन टू ME, MTech, MArch and M-Pharma courses in IICTE approved institution and colleges। 12,400 की पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है, PG स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है PMSSS। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू बिल्ड अप कैपेसिटी इन द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एजुकेट, इनेबल एंड एम्पावरिंग देम टू कम्पीट इन नॉर्मल कोर्स। ठीक है, enhancing and boosting employment potential in the students of Jammu and Kashmir। the total 5,000 scholarship are given, यानी कि अब तक 5,000 स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं, जिसमें से 1 लाख एज मेंटेनेंस चार्जेस, अकेडमिक फीस मिलेगा 30,000 टू जनरल डिग्री एंड 1,25,000 टू इंजीनियरिंग डिग्री एंड 3 लाख टू मेडिकल डिग्री ईच ईयर। ओके, उसके बाद है प्रगति स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कॉन्टीजेंसीज इज अवार्डेड टू माइनॉरिटीज़ गर्ल्स होती हैं जो। ठीक है, मेरिटिशियस गर्ल टेकिंग एडमिशन इन ICTE अप्रूव टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड डिग्री एंड डिप्लोमा। टोटल जो है 4,000 स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं। रुपीज़ कितना मिलेगा, 30,000 एज ट्यूशन फ्री रिम्बर्समेंट एंड 20,000 फॉर द इंसिडेंटल ईच ईयर। ठीक है, उसके बाद सक्षम स्कॉलरशिप कंटीजेंसीज अवार्डेड टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को दी जाएगी है टेकिंग एडमिशन इन AICTE अप्रूव टेक्निकल इंस्टीट्यूशन डिग्री एंड डिप्लोमा। टोटल जो है 1,000 स्कॉलरशिप आर गिवन रुपीज़, यानी कि एक साल में 1,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये रहेगा। रुपीज़ 30,000 एंड ट्यूशन फी रिबर्समेंट एंड 20,000 एज इंसिडेंटल ईच ईयर। ठीक है ना, 20,000 तो पूरा ईच ईयर दिया जाएगा और 30,000 का हमारा ये ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंगली मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा समृद्धि स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फॉर सेटिंग स्टार्टअप। Looking at the poor job availability in the market, it is necessary to provide opportunity for the SC/ST students to start their own enterprises. The broad objective of this scheme is to help SC/ST students in designing, launching and running their own business startup through entrepreneurship development program for formal education is over during their education as per the AICTE startup policy। तो ये हमारे लिए समृद्धि जो योजना है वो SC/STs के लिए है अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप है, जैसे एडमिटिंग फुल टाइम मेरिटिशियस रिसर्च scholars by providing research fellowship who wants to seek admission in PhD in AICTE approved technical institutes university department for carrying out research in thrust areas। ठीक है, तो NDF जो है वो भी स्कॉलरशिप देता है PhD में जो इन AICTE अप्रूव्ड टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में चाहते हैं अपना
रिसर्च वर्क करना तो ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकथन है 2019, ए यूनिक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू एंड डिस्ट्रप्टिव डिजिटल सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय our country under the program of Smart India Hackathon 2017. This event was held on 1st और 2nd अप्रैल को हुआ। ये 36 आवर्स चला, नॉन स्टॉप कंपटीशन था ये, ठीक है। 9544 टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स थे इसमें, यानी एक तरह का हैकथन चला। 598 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी, 29 डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़, 26 different nodal centers and funding of ₹3 lakh per team for 100 qualified team, ठीक है। तो 3 लाख पर टीम मिला और 100 क्वालिफाइड टीम को ये फंड मिला। स्मार्ट इंडिया हैकथन था जिसमें एक तरीके से नॉन स्टॉप कंपटीशन हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जो स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.